पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, इतना उन्होंने अमेरिका से कर्ज खाया है। और भारत भारत है। सिर्फ इंडिया को 45 डेज का दोबारा टाइम दिया है, 15/5 तक, चाहे वो कल दे दे परसों दे दे, वो उनकी मर्जी है। कार्ड मांगा गया, मुझे पाकिस्तान की बताएगा कि ये पाकिस्तान से मुखबर आई है, ये भगवा पैट पाकिस्तान से आई है, इसको पकड़ो, है ना। लोगों ने यहाँ, किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदुओं ने ही, मैं कहती हूँ चलो तुमने सीमा रख ली, अगर कल को यही कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवा दे, कोई भी ब्लास्ट करवा दे, तो तुम लोग फिर क्या करोगे? ऐसे उंगली मुंह में देकर हो, हमने तो इसको सनातनी समझ के रखा। गुलाम के बच्चों की, तो गुलाम के बच्चे तो बहुत ही जल्दी भारत से डिपोर्ट होंगे और उसको मिलेंगे। ये मैं आपको क्या, हम इसमें हाईकोर्ट का रुख इसकी तरफ कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी जो है वो चार्जशीट पेश हो और इसके अंदर जो चार्जशीट आए उस पर ट्रायल चले, ताकि इसको जल्दी से जल्दी जेल कराया जाए। कुछ कैंसलेशन ऑफ बेल की तरफ भी हमारे कदम बढ़े हैं। अवैध संतान, या जिसको हराम की संतान भी कह सकते हैं, अवैध संतान भी कह सकते हैं, इलिजिमेट, जिसकी कानून की भाषा में कोई भी वो लीगल वे में जाकर के वो उसकी मान्यता नहीं हो। दोस्तों अब सीमा होगी गिरफ्तार। मोमिन मलिक ने सर ने चल दी अपनी चाल। गुलाम हैदर भी इंडिया आने वाला है। गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने के ऑर्डर मिल गए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बेहद बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी, और आप इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि मोबिन सर ने लाइव आकर ये बता दिया है कि गुलाम हैदर को वीज़ा कब मिलेगा और गुलाम हैदर कब इंडिया को आएगा। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है, सीमा हैदर पर जो कार्रवाई होने वाली थी उस पर अब एक्शन होने वाला है। अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी हो चुका है। सीमा हैदर गवाही ही के नहीं जाएगी कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में सब कुछ जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर 45 डेज के अंदर अंदर आप उसको वीजा ग्रांट करके, और अदालत में विदेश मंत्रालय हाई कमीशन ऑफ इंडिया को 45 डेज का दोबारा टाइम दिया है, 15/5 तक, चाहे वो कल दे दे परसों दे दे, वो उनकी मर्जी है। अभी आज हमने कोशिश की थी लेने के लिए, लेकिन वो व्यस्तता ज्यादा होने की वजह से आज हमें नहीं मिल सके, तो उम्मीद है तो कल मिल जाएंगे। मंडे तक वो ऑर्डर विदेश मंत्रालय में, जैसे हमने पहले भी ऑर्डर करवाए थे, विदेश मंत्रालय भारत सरकार को हम वो ऑर्डर पहुंचवा देंगे और वो आगे एक कॉपी उसकी आगे हाई कमीशन ऑफ इंडिया को जाएगी और ये भी अपने तौर पर कॉपी करेगी। ये ऑर्डर होने के बाद किसी भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी, किसी भी और फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हमने अदालत को बताया था कि जनाब ये रिकमेंडेशंस वो मानते हैं और हमें अदालत के आदेश की कॉपी के ऊपर ही हमें वीजा दिया जाए। तो वो अदालत के आदेश, हमने सारी बातें कोर्ट में रखी थी और लिखित में की थी, तो उस पर वो आदेश हुआ है। तो वो आएगा, आने के बाद देखना, जो हमसे एक इंसानियत के नाते, एक हमें उससे कुछ लालच नहीं, ना पहले था ना आज ना कब, एक इंसानियत के नाते उसको रिसीव करेंगे। इंसानियत के नाते उसको जो ना उसके रहने का, खाने का, पीने का अच्छा ख्याल रखा जाए। अपने बच्चों के साथ रहेगा भी, भारत में ही बच्चों के साथ रहेगा भी जब तक वो जाएगा, और समय बिताएगा तो खुद अपने वो अपने चैनल से या किसी भी माध्यम से वो दुनिया उसको देखेगी कि जिससे हक के नहीं उठा जाता ना, किसी कोई औकात नहीं, जो टॉयलेट करके हक के उठ नहीं सकता वो भी बात बना दे, वो भी मोमिन मलिक पे जो ना सवाल दाग दे। अरे पहले अपनी औकात देखो, अपने आप को देखो कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा क्या व्यूथ है, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तुम किस हालात में हो, और तुम्हारा मकाम क्या है, और तुम किस आदमी पे जो ना कैसे उठा रहे हो। मैं ये इगोइज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मिसाल को फिट कर रहा हूं कि जिसपे टॉयलेट करके नहीं उठा जाता वो भी बात बना रहा है। मतलब कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। एक वकील की जो जिम्मेदारी होती है ना, एक वकील जब कोई केस लेता है उसकी जिम्मेदारी, जो व्यक्ति उसको केस देता है, चाहे वो क्लाइंट है या कोई बीच का माध्यम है, उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। बल्कि तुम लोग इंसानियत को हारते हुए देखना नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो। उसकी वजह ये है, उसके अलावा कोई और वजह नहीं है। कोई और बात तो बताओ, इसके अलावा सिर्फ यही तो वजह है। और मुझे तो यहाँ तक कि मेरा आधार कार्ड मांगा गया, मुझे पाकिस्तान की बताएगा कि ये पाकिस्तान से मुखबर आई है, ये भगवा पैट पाकिस्तान से आई है, इसको पकड़ो, है ना। लोगों ने यहाँ, किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदुओं ने ही, कि ये देखा वहां से पिट के, अरे पिटना तो छोड़ो, वो मेरी बॉडी को ऐसे टच नहीं कर सकते थे। पत्रकार ने, आपको पता, सब पत्रकार थे, जी न्यूज आज तक पूरा पत्रकारों से भरा पड़ा था मोहल्ला। उन्होंने ये कह दिया था, एक आदमी ने ऐसा करके ईट उठाई गाड़ी की तरफ, उसने कहा अगर ईट लग गई ना तो रात को योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, ये याद रखना, आस्था मां है ये, है ना। अब उनको क्या पता कौन आस्था मां, उनके लिए तो मैं एक ऐसे ही मतलब एक उनको लगा कि कुछ ऐसे ही आ गई है, चलो। तो वो जो शायद मुझे बबीता का ही घर वाला लगता था, नशे में टोले लोगों को लगा भाई रघुपुरा कह रहे, अरे तो कभी जिंदगी में रघुपुरा किसी को पता ही नहीं था, और ये भगोड़ी आई तो रघुपुरा का नाम हो गया। तो उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई प्रधानमंत्री ने आकर वहां पर बात कर लिया है। तो कहने का मतलब बेवकूफ लोग, अनपढ़ लोग, तो उन्होंने ईट पत्थर मतलब जो वो कर सकते थे उठाया, पर चलाया किसी ने नहीं। मैं झूठ बोलूं, यहाँ तक कि मेरा गाड़ी का दरवाजा नहीं बंद होने दिया कि आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड, तुम मुसलमान, तुम पाकिस्तान से भगवा पहन कर आई, इसको पाकिस्तान वालों ने भेजा, है ना।
फिर उसके बाद पत्रकारों ने कहा कि अभी यहाँ पुलिस आई ना तो तुम्हारी ऐसी करेगी, फिर जाकर दरवाजा छोड़कर वो भागा। फिर उन्होंने कहा कि माता जी आप, क्योंकि सारे पत्रकार तो मुझे जानते हैं, सारे पत्रकार, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि आस्था रघुपुरा पहुंच रही है। तो फिर आगे जाकर मोड़ पर मुझे रोक लिया गया। वो तो खैर पत्रकार थे सारे बड़े बड़े, खोखा वहां पर जो इसका चौक आता, चौक पर हमने वहां पर रुककर चाय पी, चाय वाली दुकान खोखा लगा था, वहां बैठे चाय पी, बाइट दी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सीमा क्या चीज आ गई है। मैं कहती हूँ चलो तुमने सीमा रख ली, अगर कल को यही कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवा दे, कोई भी ब्लास्ट करवा दे, तो तुम लोग फिर क्या करोगे? ऐसे उंगली मुंह में देकर, हो हमने तो इसको सनातनी समझ के रखा, हमने तो अच्छी महिला समझ के रखा, हमने सोचा 4-4 बच्चे, हमने सिर्फ, तुम लोग सिर्फ बाद में पछताते हो, ये मैंने देखा। हर चीज में तुम लोग बाद में हो करके अपना कन्नी कतराते हो, छुड़ा लेते हो। हंसता कौन है? जब देश में कहीं भी कोई अजनबी घटना घटती है, उसमें जाता कौन है? मासूम बच्चे, परिवारों के परिवार। पर तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। तुम लोगों को तो लग रहा है सीमा भाभी आई है, सीमा मम्मी जी आई है, सीमा हमारी जी आई है। तुम उसी चक्कर में तुम लोग। भाई हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं जहां से जो आया है, जितने भी बांग्लादेशी आए, जितने भी कोई आए, यहाँ से खदेड़ कर वापस भेजा जाए। अरे मैं हिंदुओं से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, हिंदुओं, खास करके हिंदुओं से, सिर्फ हिंदुओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हें सीमा इतनी प्यारी लग रही है, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार है। तुम हिंदू से ही नफरत करते हो, हिंदू मुसलमान से नहीं, हिंदू से नफरत करते हो। पाकिस्तान से एक मुसलमान नहीं आई 4 बच्चों को लेकर, चोरी सब कुछ करके। तुम्हें क्या लगता है वो झूठ के चक्कर में? जो टीला मोड़ पे, सिग्नेचर ब्रिज पर, टीला मोड़ पर, सेक्टर 26, सेक्टर 4, सेक्टर 3, रोहिणी में जो हजारों भाई बहन, ये सिग्नेचर ब्रिज नीचे देखो ना, जंगल बैठे वहां पर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। सबर करो, सबर रखो। तुम वो जो होते हैं ना बीच वाले जयचंद, तुम लोग जयचंद हो आधे से ज्यादा। याद रखना, तुम लोग जयचंद हो। तुम अपनों के लिए नहीं, तुम बेगानों के लिए तड़पते हो, जैसे कि तुम सीमा के लिए कर रहे हो। वहां एक बंदा 10 लाख लग गए, वो जा रहा जी, मैं थार लेकर जा रहा हूँ जी, मैं कार लेकर जा रहा हूँ, 15 से 20 लाख लग गए। शर्म करो शर्म। वो जो तुम्हारे सिग्नेचर ब्रिज पर आए हुए हैं, मजनू का टीला पर, जो सिग्नेचर ब्रिज जंगल में बैठी जवान बेटियां, तो जाओ उनकी 2 शादी करो। भी लगे यहाँ पर तुम पापों के भागी मत हो जी। थोड़ा सा मैं उनको वॉच कर रहा हूँ काफी दिन से। कुछ चूजे भी हैं, कुछ जो ना और किस्म के चूजों के साथ कुछ और लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन मेरी अंतरात्मा जो है वो ये मानती है कि ये तो गलती कर रहे हैं। अगर मेरी कलम उन पे चल गई ना बहन जी, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मार हो जाएगी, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ी मार हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये केस हम सोल्व भी कर चुके हैं ज्यादातर। कोई कुछ कहता रहे हम असाइलम दिला देंगे, हम ये कर देंगे। अरे छोड़, तुम जोर लगा लेना, ना तुम असाइलम दिला पाओगे, ना तुम यहाँ पर इसको नागरिकता दिला पाओगे। ये जब 20 बच्चे पैदा करवा लो, ड्रामा कर लो, कुछ भी कर लो, इसको हम भारत की सरजमीन पे किसी भी कीमत पे और सूरत पे रहने नहीं देंगे। रही बात गुलाम के बच्चों की, तो गुलाम के बच्चे तो बहुत ही जल्दी भारत से डिपोर्ट होंगे और उसको मिलेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल नजदीक समझ आ गया है। और कुछ ऑर्डर, हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये जो नासूर यहाँ पर रह जाएगी, ये जो नासूर है, मैं इसको नासूर ही कहूंगा, जो भारत की जमीन पर जो ये सड़ा गला जो एक नासूर का एक जो ना ये यहाँ रह जाएगा, इसको तो हम भारत की नागरिकता किसी रूप में नहीं लेने देंगे, ना असाइलम होने देंगे इसको कराएंगे जेल, और जेल के बाद ये भुगतने के बाद ये जो है डिपोर्ट होगी। हम जो है इसमें बहन जी कुछ कदम हम आगे भी बढ़ चुके हैं। हम इसमें हाईकोर्ट का रुख इसकी तरफ कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी जो है वो चार्जशीट पेश हो और इसके अंदर जो है चार्जशीट आए, उस पर ट्रायल चले, ताकि इसको जल्दी से जल्दी जेल कराया जाए। कुछ कैंसलेशन ऑफ बेल की तरफ भी हमारे कदम बढ़े हैं, जो कि बीच में हमने किन्हीं कारणों से वो रोक लिए थे, लेकिन कुछ कदम हमने दोबारा उसकी तरफ किए हैं। और प्योरिटी अब हम जो दे रहे हैं, वो हमारा जोर इस बात पर है कि गुलाम हैदर को किसी तरह वीजा मिले और वो भारत में आए। अगर मुझे लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल गलती हो रही है, या किसी कम्युनिकेशन का कोई पार्ट की वजह से गलती है, या टैकल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं स्वयं, मैंने आपको बताया कि मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में जो है कानूनी प्रक्रिया के लिए लेके आऊंगा। ये मैं कह चुका हूँ, और मैं इसकी वेट जो है, सिर्फ कोशिश मेरी है कि 15 तारीख तक ही मैं वेट कर रहा हूँ कि, और मैंने हालांकि 45 डेज का जो हमको मिला है, लेकिन मैं अपने लेवल से, मेरी एक जो पॉलिसी है उसके तहत 15 तारीख तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कमीशन से उनको फोन आ जाएगा और वो उनको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो मांगेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी वो दे देंगे, उनका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा और मैं लेके आऊंगा। रहा सवाल केस का, फैमिली कोर्ट में केस चला, हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया हुआ है। हमने उसके अंदर ये बात भी चैलेंज की हुई है कि अगर इन दोनों की इलीगल कस्टडी से कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो इलिजिमेट बच्चा पैदा होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि एक तरह से अवैध संतान, या जिसको हराम की संतान भी कह सकते हैं, अवैध संतान भी कह सकते हैं। इलिजिमेट जिसकी कानून की भाषा में कोई भी वो लीगल वे में जाकर के वो उसकी मान्यता नहीं होगी,
और वो इलीगल बच्चा समझा जाएगा और वो इलीगल कंपनी से पैदा होगा, क्योंकि गुलाम हैदर जो है वो आज भी मुंह बोले भैया का जीजा है और मुंह बोले भैया की बहन का वो असली पति वही है। आज भी उसका तलाक नहीं हुआ। हमने दुनिया में पहला ऐसा भाई देखा है जो पहला मुंह बोला भैया, शायद सगा भाई होता तो शायद ये ना करने देता, क्योंकि सगे भाई को तो अपनी बहन से प्यार होता है, लेकिन पहला हमने मुंह बोला भैया ऐसा देखा है कि अगर अपनी उसकी बहन के पति की डेथ हो जाए तो कहीं उसकी शादी दूसरी कर दे तो वो काबिल तारीफ है, समाज को उसकी काबिल तारीफ कर दी जाए, लेकिन उसको जिंदा रहते हुए, उसके पति को जिंदा रहते हुए उसको जिंदा जी ही अपनी बहन को नाजायज कंपनी में सौंप दिया, उसको नाजायज रिलेशन में दे दिया, लेकिन तुम्हारा इसके साथ नाजायज संबंध है। जब तक किसी स्त्री की जब वो फेरे ले लेती है या वो निकाह पढ़ लेती है, जब तक उससे तलाक नहीं हो जाती तो तब तक वो जब 20 शादियां कर ले, 20 लोगों से अलग अलग फेरे कर ले, 20 लोगों के बच्चे पैदा कर ले, तो वो नाजायज संबंध ही कहलाएंगे इन द आई ऑफ द इंडियन लॉ। और दुनिया के किसी भी कानून में, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, सेकंड मैरिज करने के लिए तो पहले पति से तलाक तो होना चाहिए। वो तलाक को है, उसको कहते हैं जी तलाक तो पहले हो गया था, क्यों तलाक हो गया था, ये क्या करने गया था वहां, तलाक हो गया था, इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि भाई तलाक हो गया था। अरे तलाक हो गया था, तू क्या कर रहा था वहां, तूने सुना है या तो तू इस बात का एफिडेविट दे जी मैंने सुना है, चलो हम मान लेंगे। अगर इसका मुंह बोला भैया अपना खुद का एक शपथ पत्र दे कोर्ट में कि जी मैंने सुना है तलाक हो गया था और मैं वहां मौजूद था, तो हम, तू हमारा भारतीय भाई है, हम तेरी बात का यकीन कर लेंगे। लेकिन तू तो था तो हिंदुस्तान में, तलाक कहां से हो गया? अब कहते हैं जी बाप के सामने दिया था तलाक। अरे बाप के सामने तलाक दिया था, बाप का इस दुनिया से चला गया। तो जब बाप के सामने तलाक दिया था तो बाप ने इसकी बहन को भी तो बताया होगा, इसके भाई को भी तो बताया होगा, चार इस बारे में तो बताया होगा। अगर किसी बेटी का तलाक हो जाए ससुराल पक्ष से झगड़ा होने के बाद या कोई विवाद आने के बाद, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और उसकी बाप के सामने तलाक हो जाए, तो वो बाप अपनी तमाम उसके चाचा ताऊ खानदान के लोग, उसकी बहनें, उसके बाप की, उसके रिश्तेदार, तमाम जगह इस बात को वो खुद ही प्रचार करता है कि भाई मेरी बेटी का फला फला जो उसका पति है उसने तलाक दे दिया, अब इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो या कोई सेकंड मैरिज रिश्ते की बात करो। ये क्यों दिया, इसकी पंचायत करो, इसको दंड मिलना चाहिए। तो उसने, इसके बाप ने किसी को तो बताया होगा, उसके बाप ने किसी को नहीं बताया और चुपचाप कब्र में जाकर लेट गया वो। देखो एक छोटी सी बात भैया मेरे माइंड से निकल जाएगी। मेरे को किसी मौलवी साहब ने बताया था कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डिवोर्स नहीं देते, मतलब तलाक नहीं बोलते, तलाक नहीं देते। तो ये जब वो हैदर गया तो ये प्रेग्नेंट थी, तो हैदर इसको कैसे तलाक देगा प्रेग्नेंट में? नहीं, हम तो कहते हैं हैदर भी 10 बार कह चुका है कि हैदर ने इसको कभी तलाक दिया ही नहीं, कभी तलाक नहीं दिया। अगर हैदर इसको तलाक दे देता तो आज भी आप देखोगे कि आज भी, ठीक है ये गलत कंपनी में रह रही है, गलत तरीके से सचिन के साथ रह रही है, लेकिन आज भी बच्चों के साथ साथ इसका भी दुख कहीं ना कहीं उसको टीज करता है। आपने नोट किया भाई बात, और दुख होता है भाई ये, हाँ, और ये दुख होता है। ऐसा नहीं है खाली ठीक है बच्चे मांग रहा, अच्छी बात है, बच्चे ले भी लेगा, उसको मिल भी जाएंगे बच्चे, लेकिन ये उसकी पत्नी है जो ये गलतियां 1 लाख कर रही है, इसका भी कहीं ना कहीं हर उस इंसान को दुख होता है जो कि ऐसे निकल जाए। और मैं तो ये दुआ करता हूं अपने रब से कि ए मेरे मालिक, दुनिया के किसी भी इंसान को ऐसी पत्नी ना देना। जो गुलाम हैदर ने जो दर्द इसका सहा है, वो कोई इंसान ऐसा दर्द सहन पाए, कोई भी ऐसी पत्नी, इस जैसी पत्नी किसी को भी मत देना। सही में, ना बहन देना, ना बहन देना, ना बेटी देना, बिल्कुल। परमात्मा के नजदीक सुन रहा हो तो ना ऐसी बेबी, ना ऐसी बहन, ना ऐसी बेटी, ऐसी कलंकनी भी मत दे परमात्मा। मैं कहती हूँ माओ की कोख सूनी रह जाए, बच्चा ना हो, बांझ निकल आए, और ऐसी गंदी औरत, ऐसी गंदी महिला, एकदम बिगड़ैल, एकदम कुछ भी गंद, कहीं भी किसी के साथ भी, किसी मर्द के साथ भी, ऐसी तो मैं कहती हूँ या तो औलाद हो, होते ही मर जाए, या हो नहीं ऐसी बच्ची। तो इससे अच्छा ठीक है, अब जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये बच्चे तो चले जाएंगे, डिपोर्ट होंगे, उसके बाप को मिलेंगे, आ रहा है वो आएगा इंशाल्लाह। ये चैप्टर खत्म के गुलाम के बच्चे उसको मिल जाए, ये चैप्टर तो क्लोज, क्योंकि पूरी दुनिया में ये आवाज है, वो मिल जाएंगे। लेकिन हम जो ये नासूर यहाँ रह गया, इसके लिए भी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसको तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको भी तो जेल करानी है, इसको भी तो यहाँ से जेल कराने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। ये हमारी भारत की सरकार ही फेंकेगी। आप देख लेना, मेरा बोल याद रखना कि हमारी भारत की सरकार ही जो है वो इसको फेंकेगी, क्योंकि ये हमारे देश की आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये देश में भाईचारे के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश की सारी जो सूचनाएं हैं वो ये
बिल्कुल भी जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में मलिक साहब ने पूरी जानकारी इस केस को लेकर दी है और सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अब मलिक साहब पहुंचेंगे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जो इसकी चार्जशीट जमा नहीं हो रही उस पर कार्रवाई होगी। और गुलाम हैदर के आने को लेकर भी मलिक साहब ने इस वीडियो में जानकारी दी है कि 15 तारीख तक गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा और जो है ऑर्डर यानी आज ऑर्डर मिल जाएंगे और उसके बाद जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसकी बेल कैंसिल को लेकर भी मलिक साहब ने कदम उठा लिए।